इंडिगो उद्यान में शिक्षक ने घर में काम करने वाली किशोरी से दोस्तों के साथ सामूहिक दुराचार किया। 7 दिन तक उससे घर में बंधक बनाकर यौन शोषण किया। विरोध करने पर आरोपियों ने किशोरी की बेरहमी से पिटाई की। फिर उसे मंगलवार को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। किशोरी के भाई ने बुधवार रात को पीजीआई कोतवाली में यह आरोप लगाते हुए दुराचार व हत्या करने की तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही तो घर वालों ने कोतवाली पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने बुधवार देर रात गैंगरेप व हत्या की एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। उन्नाव में तैनात शिक्षक एक परिचित के जरिए किशोरी को घरेलू काम करने के लिए लेकर आया था। आरोपी ने किशोरी के घर वालों को बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मिर्गी आने की वजह से फर्श पर गिर पड़ी थी, जिससे सिर पर चोट लग गई। उसे सोमवार को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। घरेलू काम के लिए बुलाकर लाया गया था। भाई के मुताबिक आरोपी शिक्षक सौरभ सिंह जिस प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, उसके सामने ही उनका परिवार झोपड़ी में रहता है। मेरा नाम योगेश पासी, सिविल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला हुआ है और नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया है। सबसे पहले उसको दारू पिला के उसके हाथ पाँव को बांध करके, और जो आरोपी है सौरभ सिंह, जो एक अध्यापक है और एक गंभीर पद पर है, उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा युवती का गैंगरेप किया जाता है। और जब सूचना मिलती है, लड़की के भाई हैं, लड़की के बड़े पापा हैं, और जब इनको सूचना मिलती है, ये लोग जाते हैं तो इनसे ये कहा जाता है पहले आप साइन करिए, तब तक लड़की की बॉडी नहीं दिखाई जाती है। और सबसे बड़ी यहाँ स्थानीय पुलिस की जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। आरोपी को चौकी पे बुलाया गया, अब देखिए, और चौकी पे बुलाने के बाद आरोपी को वहीं से छोड़ दिया गया है और वहाँ से आरोपी फरार है। और अभी मैं उसको फ़ोन मिला चुका हूँ, उसके दोनों नंबरों पे उसका फ़ोन बंद है। और अब पुलिस कह रही है कि अब वो फरार है, अब हम क्या करें। एसएचओ साहब से बात हुई है, मेरा भाई सूरज पासी इलाका आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी दोनों लोगों की बात हुई। एसएचओ साहब कह रहे हैं मुहर्रम की ड्यूटी पर है और आप सवेरे आइए, शाम को पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये रवैया है, ये रवैया पीजीआई थाने का है, जो लखनऊ जनपद के शहर में सिटी में है। और ये कहा जा रहा है आप जांच ट्रांसफर कराइए उन्नाव में। जब घटना यहाँ की है, एफआईआर यहीं पे होगी, वहाँ पे हम क्यों जाएंगे। और ये बहुत दयनीय स्थिति के हैं। और लड़की को खाना पीना बनाने के नाम पर अपने घर ले गया, 1 हफ्ता रखा है, उसके बाद लड़की 15 को मर गई है और पता चल रहा है इनको कल। घर में हमारे बस मम्मी और छोटी वाली सिस्टर रहती थी, बाकी हम 3 लोग तो बाहर ही थे। आप कहाँ थे उस समय? हम मूर्ति में थे। जब लड़की यहाँ आई थी, उसको नौकरी का झांसा लेकर लाया गया था, उस समय आप कहाँ थे? तब हम गांव में थे। आप गांव में थे? आपको ज्ञात था कि ये जो अध्यापक हैं ये लेके जा रहे हैं अपने घर? नहीं सर, ये जो एक बछौली में जो मास्टर थे ना, उन्होंने बात की थी, कहते थे कि जिम्मेदारी है हमारी। वो कौन मास्टर थे? भूपेश कहाँ रहते हैं? रांगन में। भूपेश क्या क्या मित्र में क्या समझ? और वो मतलब कि पैसे वैसे भी बात किया था कि थोड़ा मतलब कम कर लो, ज़्यादा कर लो। वही में आरोपी ये सौरभ सिंह था, बैठा था वहाँ? हाँ, पुलिस उसके संग थी वहाँ। पुलिस में चौकी में पहले से बैठा था जब हम लोग गए हैं। अच्छा। तो हम लोग पूछा कि हमारी लड़की की दिखाइए कहाँ है। तो कहा लड़की जब तक तुम लोग लिखा पढ़ी नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाओगे। कौन कह रहा था आपसे? वो दरोगा वही का कह रहा था, चौकी का। और क्या कह रहे थे आपसे? हम लोग वो एक आदमी हमारे संग थे, वो पकड़ने दौड़े, मारने दौड़े कि अलग इसको ले चले गए अपनी गाड़ी में घर। तो वो लोग कहा ये हमारे कानून में है, ये कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। तो सौरभ को अभी भी बिठा कर रखा है या छोड़ दिया गया? अब वो जाने चौकी वाले। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में सरकार बनते ही गौकशी पर रोक लगाते हुए उनके बेहतर रखरखाव के लिए अपने बजट में एक बड़ी रकम निर्धारित कर सभी ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण के लिए एक बड़ी रकम दी थी। साथ ही हर महीने गांव के भोजन हेतु बड़ी रकम दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी गाय गौशाला में कम, रोड पर ज़्यादा नजर आ रही हैं, जो आए दिन बड़ी दुर्घटनाओं के कारण बन रही हैं। अगर आज बुंदेलखंड में दुर्घटना का कारण देखें तो हर तीसरी दुर्घटना के पीछे रोड पर बैठी गाय नजर आएगी। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश कर 12 महीना गायों को गौशाला रखना, लेकिन यहाँ की जो है गौशाला इस समय पूर्ण रूप से बंद पड़ी है। सभी गौशालाओं से गौवंश बाहर रोडों पर घूम रहा है। आए दिन मेरे पास कम से कम 20 फोन आते हैं
दुर्घटनाओं वाले, कहीं एक्सीडेंट हो गए, कहीं कोई गाय मर गई, कहीं रात 2-2 बजे मेरे पास फ़ोन आते हैं। तो हम लोग खुद ही हमारी टीम परेशान, लेकिन पूरे जिले में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी जो है हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया है, तो इसमें तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बजट दे रहे हैं और पैसा भरपूर दिया जा रहा है। चाहे कोई जिम्मेदार अधिकारी जो बंदरबाट किया जा रहा है, इसमें लगातार हम लोग अभियान चला के भी गौशालाओं का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि गोवंश गिनती से, मतलब गिनती का 200 की है तो गोवंश मिल रहा है 100। इस तरह मतलब लापरवाही मिलती है हमें। हजारों करोड़ रुपए गायों के संवर्धन के लिए, उनके भोजन के लिए दिया जाता है, वो बजट कहाँ चला जाता है? बजट ऐसे जाता है कि मतलब जैसे अगर 100 गाय है तो उसमें 300 गाय, 200 गाय दिखा के इस तरह मतलब ये लोग काम करते हैं। खबर इटावा से है, जहां के जिला सहकारी बैंक की चौगुर्सी शाखा में लगभग 25 करोड़ रुपए के गबन का मामला होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में इटावा के एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि इटावा की कोऑपरेटिव बैंक में विभागीय जांच हुई थी, जिसमें अंतर्गत कई वर्षों से 2018 से लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है। बैंक का जो पैसा है, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घर में एक अभियोग दर्ज हुआ है 419, 420, 467, 68, 69 और 71 आईपीसी का। ये मामला जैसा कि उनके जो जीएम होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था, और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी, कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है। और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उसमें फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है। बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बेखौफ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों के बीच जमकर बेल्ट और डंडों से मारपीट की है। वहीं मारपीट के मामले पुलिस ने दबंगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहराइच के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चौकी रोडवेज के चंद कदम की दूरी पर अटकोनवा चौराहे पर शराब की भट्टी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में बड़े भाई की हथौड़े से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथौड़े को भी बरामद किया गया। गौरतलब है कि थाना बेलसंडा क्षेत्र में मार गांव के रहने वाले सुनील कुमार और उसके छोटे भाई सुधीर कुमार में शराब पीने को लेकर रात में झगड़ा हो गया था। तभी छोटे भाई ने सुधीर ने अपने सगे बड़े भाई सुनील को हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। आज बिलसंडा थाना क्षेत्र के मार गांव में सुबह लगभग 4 बजे एक युवक सुनील कुमार की उसी के छोटे भाई सुधीर कुमार द्वारा हत्या कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना बिलसंडा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना बिलसंडा पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए आज ही शाम लगभग 5 बजे हत्या के आरोपी सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी सुधीर कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार किया है तथा यह बताया है कि कल शाम को शराब पीने की आदत को लेकर तथा कुछ पैसों के लेन देन को लेकर उसके और उसके बड़े भाई सुनील कुमार के बीच विवाद व हाथापाई हुई थी। इस कारण वह काफ़ी आवेश में था तथा आज सुबह 4 बजे तो सभी लोग सो रहे थे, उसने हथौड़े से वार कर अपने भाई की हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पर ही हत्या में प्रयोग किया गया हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है। बरेली में दरोगा के बेटे अमन उर्फ बिट्टू की गला दबाकर हत्या का मामले में किला पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाकरगंज पुल के पास सुबह के वक्त मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कुंवरपुर निवासी विपिन गुप्ता और नवादा शेखवान निवासी शालू गुप्ता के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का जिला अस्पताल पुलिस में की निगरानी में इलाज कराया जा रहा है। विपिन पर अलग अलग थानों में 15 मुकदमे और शालू पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। विपिन से ही अमन का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में एसओजी टीम
के 3 सदस्य मध्यस्थता कराने गए हुए थे और अपने गुर्गे राम के जरिए अमन को बुलाया था। टीम के पास पहुंचने से पहले विपिन गैंग ने अमन की हत्या कर दी थी। अमन का शव 14 जुलाई को मिनी बाईपास के जीएन सिटी कॉलोनी के पास नाली में बरामद हुआ था। दिनांक 13/14 जुलाई 2024 की रात्रि चौकी गढ़ी थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत अमन उर्फ बिट्टू नाम के युवक की उसके साथियों के द्वारा मार पिटाई कर हत्या कर देने तथा उसके शव को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाले में फेंक देने की घटना घटित हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना किला पर सुसंगत धाराओं में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना तथा सीसीटीवी फुटेज से इस संपूर्ण घटनाक्रम में सालू गुप्ता नाम के एक युवक का नाम भी प्रकाश में आया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में मेरे द्वारा एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम को जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई कि नितिन गुप्ता तथा सालू गुप्ता जो कि इस शहर से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर एसएचओ के नेतृत्व में थाना किला द्वारा बाकरगंज से रघुपुर दयाल की ओर जाने वाली रोड पर घेराबंदी की। जैसे ही अभियुक्त आते दिखाई दे, पुलिस टीम द्वारा उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की गई। मुजफ्फरनगर के बाद अब अमरोहा में हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों द्वारा ढाबे चलाने का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे के किनारे काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे अपने ढाबों के नाम के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियाँ भी रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड में कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम। अमरोहा में यह सभी ढाबे नेशनल हाईवे 9 के किनारे स्थित है, जहां भारी तादाद में रोजाना हाईवे से गुजरने वाले टूरिस्ट इन ढाबों में हिंदुओं का ढाबा समझकर खाना खाने रुक जाते हैं। रहने की बात यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। तो किस तरह का खाना यहाँ पर मिलता है? हिंदुआनी खाना मिलता है। अच्छा, हिंदुआनी। और नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ? जी, काम उम तो हल्के ही रहेगा, रोड पे बंद करना पड़ेगा जब काम चलेंगे। काम तो बिल्कुल डाउन हो जाता है जब काम अच्छे चलते हैं। काम तो रोड तो बंद हो जाता है, काम तो नहीं होगा। तो आपने शिवा गोल्डन नाम किसके नाम पर रखा? ये हमारे पार्टनर हैं सैनी जी, पानीपत के रहने वाले हैं। खबर जालौन से है, जहां तकरीबन 50 महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में आकर जमकर हंगामा काटा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि गांव में वर्षा के बाद पूरा गांव तालाब के रूप में दिखाई देता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के चारों तरफ से रास्ता कहीं से निकलने के लिए है ही नहीं। अच्छा। हाँ, अगर कोई बीमारी हो जाए रात रात तो कहीं से निकलने के लिए मरीज के लिए कहीं से रास्ता ही नहीं है गांव के अंदर। कौन सा गांव है? छोटी मड़ैया। तो कितनी बड़ी रास्ता खराब है? पूरी है, कहीं 50 मीटर की है, कहीं 100 मीटर की रास्ता, यानी गांव के चारों तरफ रास्ता ही खराब है। कुछ नहीं है, प्रधानों नहीं सुना, कोई नहीं सुना, विधायकों नहीं सुना कि वो स्टे लगी, स्टे तो घरों में लग जाए, स्टे कहूँ हम लोगों में स्टे लग जाए, वैसे तो नीम में लटक वो सही है। तो कितनी आबादी है गांव की तुम्हारे? आबादी है 2000 की। तो रोड तो थोड़े से खराब होंगे, ये सब खराब है। अरे हाँ ना, टोटल हर जगह बड़े बप्पन को थाना पूजा उजा करन तो बेबस जान और मन तो इतने गड़जाग गिर पड़ती जने गोबर कूड़ा सब लड़का बच्चा रो रो के घर आए जान कपो बढ़ाए थे। इटावा बैंड बाजा बारात के साथ निकली कई पौधों की बारात। बाराती बनकर जनपद के डीएम एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बरगद के पौधे को बनाया गया दूल्हा, पाखर और पीपल को बनाया गया शहवाला। बैंड बाजा बारात में बैंड बजाते हुए शहर में भ्रमण करते हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ पौधे की बारात निकाली गई। बरगद को मुख्य दूल्हा बनाया गया है, दूल्हा है। शहवाला के रूप में पीपल और पाकड़ के पौधे हैं और ये सब तीनों पौधे हरशंकरी का रूप लेते हैं। और अभी आज पूरा जिला प्रशासन हम लोगों के साथ इस रैली में आया है। बच्चे हैं और NGOs हैं और मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस पूरी मीटिंग को, पूरी रैली को आयोजित करने के लिए।
लिया। 1000 से ज़्यादा बच्चे रैली में भाग लिए। आज की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में और जनपद में भी बृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत प्रोग्राम्स चलेंगे। तो 20 जुलाई को इसका शुभारंभ होगा। उसी के विषय में जागरूकता करने के लिए सभी लोगों को उनको इंगेज करने के लिए नगर के जनपद के सभी लोग उद्देश्य को समझें, इस प्रोग्राम से, इस अभियान से जुड़ें। इसी आशय से आज डीएफओ साहब, एसपी साहब और सभी लोगों के सानिध्य में आज हम लोगों ने ये पौधों की बारात निकाली है। इसका पर्पज़ यही है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैले कि हम सभी लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना है। खबर मुरादाबाद से है, जहां अखिलेश के ऑफर वाले बयान पर डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकत से काम करने वाले लोगों को प्रदेश की ताकत से हटना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को लेकर एसटी हसन बोले, साजिश करके गरीब ठेले वालों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। खबर मुरैना से है, जहां पर तालाब में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि स्कूल के बाद नहाने तालाब गए थे तीनों परिजनों को काफ़ी देर बाद मिले बच्चों के शव। जोरा में टिकटोला दुमदार के पास स्कूल के बाद नहाने गए थे तीनों परिजनों ने जोरा अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की नहीं की गई थी व्यवस्था। स्वयं के वाहन से लेकर पहुंचे थे जिला अस्पताल। तीनों ही किशोर बलालपुर गाँव के रहने वाले थे। बांदा में 20 जुलाई को होने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को 100% सफल बनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कार्यक्रम कराए जाने हेतु सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 100% गड्ढों की खुदान, पौध उपलब्धता व उठान कराए जाने तथा वृक्षारोपण के पश्चात हरिमिता ऐप के डाउनलोड कर उसमें वृक्षारोपण की फोटो सहित जियो टैग 100% कराए जाने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस विभाग, विगत वर्ष भी यही निर्देश थे, जो विभाग अपने लक्ष्य के अनुसार पौध रोपित करेंगे उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है उन पौध की निराई, गुड़ाई, सिंचाई और सुरक्षा की। और उसके बाद थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। और उसमें अगर किसी विभाग के द्वारा जो है पौधों का नष्ट होना पाया गया या कोई और दिक्कत पाई गई तो संबंधित विभाग की जो है जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। और इसमें एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि पौधरोपण के बाद इस बार जो नारा दिया गया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो पेड़ बचाओ पखवाड़ा, पेड़ लगाने के बाद हम बृहद तौर पर पेड़ बचाओ पखवाड़ा भी आरंभ करेंगे, जिसके तहत जो है हम हर नोडल अधिकारियों के साथ रोपण स्थलों पर जहां पौधे रोपित किए गए हैं उनके साथ, विभाग के कर्मचारियों के साथ, वन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से वहां जाकर जो है पौधों की वस्तुतः स्थिति के बारे में संज्ञान लेंगे। और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराकर भी जो है उसका अंतर विभागीय उसका सत्यापन कराया जाएगा कि इस तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमने पौध लगाए हैं वो, चूँकि पर्यावरण असंतुलन की स्थिति जो भयावह पैदा हो रही है। खबर हल्द्वानी से है। बीते महीने भीमताल विधानसभा के पातालकोट में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। आज पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा 7 मृतकों को दिए गए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक बाउंस हो गए हैं। जून के प्रथम सप्ताह में पतलोट के पास सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। रात भर गहमा गहमी के बाद शवों को, क्योंकि आए दिन वहाँ घटनाएं होती थी और उसके लिए सरकार और वहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार थे। मैंने बार बार चेताया था। खैर, जो मृतक परिजन हैं उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चेकों को देने के लिए विधायक श्री राम सिंह कड़ा जी घर घर गए थे और उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली थी कि दौड़ पूरे डोले के साथ सैकड़ों लोगों को लेकर कि मैंने देखो 2 लाख दे दिए। मेरा उनसे सवाल है और जिला प्रशासन से सवाल है। पहली बात तो उनको चेक देने का राइट नहीं है। ये इसमें जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से चेक जारी किए हुए हैं। चलो वो सरकार उनकी है तो उन्होंने अधिकारियों को दबाव में लेके चेक देने वो घर घर गए।
तो अब ये चेक 3 बार बैंक में जमा करने के बाद साथ के साथ मृतक परिजनों के बाउंस हो गए। नई टिहरी में बंदरों के आतंक के चलते जनता ने जिलाधिकारी से लगाई थी जनता दरबार में गुहार, जिस क्रम में वन विभाग हरकत में आया और उनके बाद अब बंदरों को पकड़ने के लिए लगाए जाएंगे बड़े बड़े पिंजरे, जिससे नई टिहरी शहर वासियों को निजात मिल सकेगी। प्रभागीय वन अधिकारी पुनीत तोमर ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए शीघ्र पिंजरे लगाकर चिड़ियापुर के रेस्क्यू सेंटर में भेजा जाएगा। पिछली बार जो है इसकी पहल हुई थी, इससे पहले भी बंदर को जो पकड़ने की जो हम जो है नियमित तौर से ये कार्रवाई करते रहते थे, पर पिछली बार जो है इसको एक नियोजित तरीके से करने की कोशिश की थी और इस बार उसको आगे ले जाते हुए जो है पूरे वन राज्य स्तर पे, जिसमें कि टिहरी जिले के और जो टिहरी जिले में मतलब पढ़ने वाले सभी वन प्रभाग को जो है लक्ष्य दिए गए हैं और वो पूरे लगातार के लक्ष्य हैं, जैसे कि अभी जुलाई से लेकर अगले मार्च तक की। पिछली बार 2 बार टारगेट्स मिले थे, 3-3 महीनों के, 6 महीनों के। इस बार पूरे टारगेट्स मिले जुलाई से लेकर आपके मार्च तक के। तो समस्त वन प्रभागों को टारगेट मिले हुए हैं, जिसमें कि टिहरी वन प्रभाग को 3000 का लक्ष्य मिला है अभी जुलाई से लेकर आपके मार्च 2025 तक। इतना ही टारगेट जो है नरेंद्र नगर को मिला है। तो कुल मिला के जो है आपके टिहरी जिले में सभी वन प्रभाग को मिला के लगभग 6-7 हज़ार के टारगेट जो हैं वह बंदर पकड़ने के हैं। और इसको जो है टिहरी वन विभाग के स्तर में बताना चाहूँगा कि हमने जो है इसको माहवार में डिवाइड कर दिया है। फिलहाल देश की बात में तक देखते न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।